हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान नो। आज एक न्यूज सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, स्टेट पीएससी तक के लेवल को टच करेंगे हम, जिसमें डीआरडीओ के एग्जाम होते हैं, आईबी के एग्जाम होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम के लिए जिसमें इंडियन पॉलिटी, जिसमें जीएस पोर्शन आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, यह इंडियन पॉलिटी के लगभग 20 पार्ट आएंगे, 20 पार्ट आएंगे। देखिए, आज स्टार्ट हो रहा है इंडियन पॉलिटी का, ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, इस लेक्चर की भाषा हिंदी एवं इंग्लिश दोनों होगी। देखिए, जो इस लेक्चर का स्लाइड भी होगा वो सारे के सारे हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में होगी। देखिए, यह जो सीरीज है ये आपको लगभग 20 एपिसोड में आएंगे, लगभग 20 लेक्चर होंगे इसके। देखिए, आज का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का परिचय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानो पे विजिट करके डायरेक्ट आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हो रहा है पार्ट 1 स्टार्ट, जिसका नाम क्या है, इसमें हम लोग किस चीज का डिस्कशन करेंगे? इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का परिचय। देखिए, इस लेक्चर को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह के समझ में नहीं आती है, अगर किसी भी तरह की आपको पॉइंट क्लियर नहीं होता है, देखिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैं नहीं समझा पाता हूं तो वो मेरा फेल्यूर है। आप पूछेंगे, मैं उसका डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, अगले लेक्चर में उसको मैं लेकर चलूंगा, एवं अगर जितना हो सके उतना मैं तोड़ तोड़ कर समझाने का कोशिश करूंगा। तो आज स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का परिचय। देखिए, थोड़ा सा मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया क्योंकि आज फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या शुरू करें? इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, एक बात और, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानो पर विजिट करके डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन। तो भारतीय संविधान का परिचय। देखिए, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको वीडियो को देखना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर आपको होते जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अगर जैसा कि आप लोग बचपन में स्कूल में जाते थे, अभी कोई लोग कॉलेज जाते होंगे, कोई अपने ऑफिस जाते होंगे, उस ऑफिस को, उस स्कूल को, उस कॉलेज को हैंडल करने के लिए कोई एक लॉ होता है, कोई एक रूल रेगुलेशन होता है। उसी तरह से किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंट्री को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो देखिए जिस तरह से आप लोग स्कूल कॉलेज में थे या अभी जो ऑफिस में काम करते होंगे, जो अभी कॉलेज आते होंगे, तो उनके स्कूल कोचिंग या ऑफिस में एक रूल होता है। उसी तरह से कंट्री को चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन होता है। तो उसे आसान भाषा में क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कंट्री को किस तरह से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ढालना है, किस तरह से कंट्री को ले चलना है, तो उसके बारे में किसमें लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देखिए, हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो विच टेल्स अबाउट द। देखिए, हिंदी वालों बच्चों के लिए भी हम नीचे लिखा हुआ है, आपका नीचे स्लाइड है तो इसे भी समझाऊंगा, लेकिन मैं जो इंग्लिश सीखा हूँ वो सिंपल इंग्लिश में है, आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखिए, क्या बोलता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखिए, मैं पॉइंट पे पॉइंट समझाऊंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके राजनीतिक ढांचे के बारे में बताता है, और ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे के बारे में बताता है, राजनीतिक ढांचे के बारे में बताता है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। देखिए, लैंड यहाँ पे मान लीजिए किसी कंट्री, तो किसी कंट्री का यह सुप्रीम लॉ होता है। इसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है, कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तोड़ेगा तो उसको जस्ट जिस व्यक्ति का रूल का रेगुलेशन का तोड़ा जाएगा उसके अनुसार उन्हें जस्टिस दिया जाएगा। विच प्रोवाइड्स कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स क्या होता है यहाँ पे? देखिए, कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स कुछ सुविधाएं, जो 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 क्या प्रोवाइड कराता है? सुविधाएं, कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है। एज वेल एज रेगुलेशंस, एज वेल एज रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है। एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, एक
रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है, एक लॉ प्रोवाइड कराता है जो किसी कंट्री को किस तरह से आगे ले चलना है, किस तरह से ढालकर आगे ले चलना है। देखिए मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। फॉर ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन अ कंट्री, देखिए जो कंट्री में सारे के सारे सिटीजन के लिए होते हैं। तो अब मैं फिर से मैं पढ़ता हूँ और सारी समझाता हूँ। देखिए संविधान नियमों का सेट है। देखिए संविधान है जो, देखिए जैसे कि मान लेते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें कई नियम है, कुछ पार्ट हैं, कुछ आर्टिकल हैं, कुछ चैप्टर हैं। तो अलग अलग सेट, नियमों का सेट है जो देश या संगठन के राजनीतिक ढांचे, देखिए राजनीतिक ढांचे का मतलब जैसे कि हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में एक प्रेसिडेंट होंगे, एक पीएम होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, एक मंत्रिमंडल होगी। तो सारे के सारे क्या राजनीतिक ढांचा है, हमारे कंट्री राजनीतिक ढांचा है के बारे में बताता है। यह देश के सर्वोच्च कानून है। जैसे कि हम लोग इंडिया पे मान लेते हैं, तो इंडिया का सर्वोच्च कानून क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। न कुरान है, न बाइबल है, न गीता है। हमारा सर्वोच्च कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जो किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सुविधा के साथ साथ विनियम प्रदान करता है। देखिए सुविधा के साथ साथ आपको रूल रेगुलेशन, किस तरह से कंट्री को आगे ले चलना है, इसके लिए लॉ प्रोवाइड करता है। अगर कोई आपका लॉ का वायलेशन कर रहा है तो उसके लिए आपको किस तरह से जस्टिस दिया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख होता है। देखिए यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए सभी आपको एग्जाम में नहीं पूछा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन एज ए सिटीजन आपको जानना चाहिए कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए संविधान, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, आई थिंक हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाएंगे। संविधान दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, ऐसा मत समझिए लिख दिया गया है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं लिखा गया तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ अलग है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अलग है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रमुख बात ये होता है कि देखिए मान लीजिए हमारे कंट्री है, तो हमारे कंट्री इंडिया है, हमारे कंट्री में क्या है? पार्लियामेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो पार्लियामेंट, अगर कोई आपसे पूछे, चलिए आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है या पार्लियामेंट? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो पार्लियामेंट चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलती है। क्या चलती है? जो पार्लियामेंट में संसद बैठते हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनाते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम लॉ कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसको पार्लियामेंट का मदर भी कहा जा सकता है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, फर्स्ट बात, जो पार्लियामेंट की मदर कौन होती है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अन्य भाषा में कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ द पार्लियामेंट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला बात एक हो गया ये। तो लिखित संविधान में संविधान संसद की जननी होती है। तो ये 1 नंबर मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है या पार्लियामेंट? था वो क्या बताना है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है? संविधान होती है। सेकेंड देखिए क्या बताया, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो सुपरमैसी होता है क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछेगा सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि देखिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें किसको सुप्रीम पावर मान सकते हैं, पार्लियामेंट को या कॉन्स्टिट्यूशन को? तो किसको मानना है? आपको मानना है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए थर्ड पॉइंट, अगर आप देखिए जैसा कि हमारे कंट्री में है, ठीक है, इंडिया में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, मान लीजिए कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो उसके बिल को पारित करने के लिए, उसकी बिल को पारित करने के लिए कितने सदस्य जो कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लीजिए अभी हमारे जो संसद है उसमें कितने सदस्य हैं? 543। हमारे लोकसभा में अभी कितने सदस्य हैं? 543। तो मान लीजिए किसी लॉ को पास करना है तो उसका 2/3 जितने भी सदस्य हैं
उसका 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना है, अगर कोई सुधार करना है, तो उसके लिए 2/3 स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2/3 का मतलब समझते हैं पहले। मान लीजिए 300 सदस्य हैं पार्लियामेंट में, कितने हैं? 300 सदस्य हैं। इसको 2/3 करते हैं, तो इंटू 2/3, 3 से डिवाइड करके कितना आएगा? 100 इंटू 2, तो 200। अगर आपके पार्लियामेंट में 300 सदस्य हैं तो उसका 2/3 कितना? 200। जब 200 सदस्य सहमत हैं तभी आप रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार, कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर वेरी टफ। बहुत ही टफ होता है। अनरिटन में ऐसा नहीं होता, आगे हम लोग पढ़ेंगे अनरिटन में क्या होता है। तो इन द ऑल द केसेस इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी 2/3। हिंदी में लिखित संविधान में संविधान संशोधन बहुत कठिन और सभी मामलों में इसके लिए बहुत बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत किससे कहते हैं? 2/3 मेजोरिटी को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट किए, मान लीजिए, देखिए हम इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैं इंडिया को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो भी एक्टिविटी होता है आप लोग न्यूज पेपर में आए दिन पढ़ते होंगे। देखिए इंडिया में मान लीजिए कोई भी अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, अगर इसको आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले कहां पे होता है? जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वहां पे इसे चैलेंज किया जा सकता है, जहां पे इसे रिव्यू किया जाएगा। इसमें रिव्यू किया जा सकता है कि जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या गलत। अगर इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को वायलेशन किया जाएगा, अगर नियम को वायलेशन किया जाएगा, तो उसके आधार पे वो जो बिल पारित होगा उसे रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यही लिखा हुआ है, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट के द्वारा इसे रिव्यू किया जा सकता है। तो लिखित संविधान में संविधान संशोधनों की समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है। आई थिंक आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिए ये तो आप लोग को पूरा क्लियर हो गया वन लीनियर टाइप पे। देखिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट ही पढ़ेंगे। देखिए इसके जब ये वीडियो आ जाएगी, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक प्रैक्टिस वीडियो आएगा, जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से परफेक्ट बनेंगे आप। देखिए आप लोग पूछेंगे सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो समझा देंगे क्या होता है, आखिर इसको फॉलो कौन कौन सी कंट्री करते हैं? तो इसको देखिए यूएसए, सबसे बड़ा उदाहरण यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन सा है? लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में भी हम लोग तो खुद एग्जांपल ले रहे हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। बेसिक लॉ ऑफ जर्मनी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। आई थिंक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एक अनरिटन पढ़ते हैं। चलिए अनरिटन देखते हैं। देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन जो था पार्लियामेंट से ऊपर था, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होता है। पार्लियामेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होता है। दैट मीन्स जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने वाले कंट्री होते हैं वहां पे पार्लियामेंट ही सुप्रीम लॉ होता है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम होता है। सॉरी लॉ मैंने बोल दिया, वहां पे पार्लियामेंट की ही सर्वोच्चता होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट सिंपल से कर सकता है, कौन सा? पार्लियामेंट कर सकती है। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलिखित संविधान होता है, वहां पे संविधान जो होता है पार्लियामेंट का चाइल्ड के रूप में होता है, क्योंकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकती है सिंपल मेजोरिटी के साथ। वहां पे जो प्रधानता होता है किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। देखिए अगर आपको पूछेगा एग्जाम में कि देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट, तो कौन सा होता है?
पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पार्लियामेंट का सुपरमेसी होता है, पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो यही लिखा गया है, इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अलिखित संविधान में संसद की सर्वोच्चता होती है, यहाँ पे पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होता है। देखिए इसका भी हम लोग स्टैटिक जीके में करेंगे, किस देश के संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। थर्ड, इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है, बहुत ही आसानी के साथ कर सकती है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ही वहां पे सर्वोच्च होती है, पार्लियामेंट ही सुपरमेसी होता है, पार्लियामेंट का भी ही सुप्रीम होता है। तो किसका होता है, पार्लियामेंट का ही। तो पार्लियामेंट आसानी से 50% प्लस 1, 50 प्लस 1 के सपोर्ट से, मान लीजिए 100 सदस्य हैं, तो 100 में से अगर 51 सदस्य सहमत हैं तो कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर वेरी इजी and flexible, and in all the cases it requires a simple majority 50% plus 1, that means 100 में से 50 plus 1। आप लोग को मन में क्वेश्चन आ रहा, सर ऐसे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट से पास करना पड़ रहा है और अनरिटन में भी पास करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि मतलब कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि अनरिटन में पार्लियामेंट ऊपर होता है। हाँ अब समझिए, देखिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे पार्लियामेंट जो बिल लाई या अमेंडमेंट जो हुआ उसको क्या कर सकते, रिटन में वहां पे कोर्ट रिव्यू कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता था जैसे इंडिया में। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे कोई भी कोर्ट में नहीं रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो यही लिखा हुआ है लास्ट में। यही कारण है कि पार्लियामेंट के मन में जो आएगी वो करेगा, लेकिन रिटन में क्या, रिटन में तो कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाना है। तो लिखित संविधान में संविधान संशोधन की समीक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, न्यायालय की कोई शक्ति नहीं होती है। तो इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अन होगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के पास कोई पावर नहीं हो सकता है। यही तो कारण है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की सुपरमेसी होती है। सर आप लोग का क्वेश्चन अब होगा, तो सर इस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कौन से देश फॉलो करते हैं? तो सबसे बड़ा एग्जांपल है यूके, जो कि हमारे ऊपर राज कर गया है। तो यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड सऊदी अरबिया, सॉरी मैंने फ्लो में गलती पढ़ दिया ऐसे, क्योंकि देखिए बोलते फ्लो में कुछ ही बोला जाता है। तो सऊदी अरबिया। थर्ड क्या है, इजराइल। देखिए सऊदी अरबिया के लॉ के बारे में आप जानते होंगे, वहां पे किस तरह से हार्ड कानून है। नेक्स्ट प्रस्तावना। अब क्या है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो चीज आवश्यक था वो सारे मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया। जो आपको जानने की जरूरत थी वनडे एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा मैंने बता दिया, उससे मैंने एनएफ बता दिया। तो अब पढ़ना है प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना आखिर है क्या, इसका मतलब समझेंगे। प्रीएम्बल, इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। देखिए प्रस्तावना कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए एक बुक, आप लोग एक बुक लेते हैं ना, उसका पहला पेज में क्या रहता है, सारांश रहता है ना। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, भारतीय संविधान एक बुक है। तो उसका जो पहला पेज है उसमें प्रस्तावना लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हमको सारांश बता देता है, पूरा स्टोरी बता देता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को, तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ है आप प्रस्तावना में पाएंगे। अगर आप उसको डिटेल्स रूप में पढ़ेंगे तो आप लोग जान लेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है, आखिर उसका सारांश क्या है, आखिर उसका स्टोरी क्या है। तो वही क्या है प्रीएम्बल, वही क्या है प्रस्तावना। तो आप लोग आखिर समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रस्तावना शब्द संविधान के पहले पृष्ठ को संदर्भित है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का
संविधान का पहला पेज किससे प्रियम्बल से रिलेटेड है, उस पे क्या प्रस्तावना है, पूरा संविधान का सारांश है। और वी कैन से इट इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बुक का सारांश रहता है तो क्या लिखता है, प्रीफेस है। इस बुक का क्या है, ये प्रीफेस है। तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का प्रीफेस किसे कहा जा सकता है, तो प्रियम्बल को। तो यह संविधान का प्रीफेस है, यह संविधान की प्रस्तावना है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यही कारण है कि एक इमिनेंट जुरिस्ट थे, क्या थे, एक प्रख्यात न्यायविद थे, उनका नाम याद रखना। देखिए मैंने जो मेन पॉइंट है उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो एन पालखीवाला ने क्या कहा था, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको यहाँ पे वन लीनियर क्वेश्चन बनता है, प्रियम्बल को किस व्यक्ति ने कहा था, किस इमिनेंट जूरिस्ट ने कहा था, जो प्रियम्बल है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एन पालखीवाला ने कहा था कि प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक प्रख्यात न्यायविद एन पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। क्या है, संविधान का पहचान पत्र क्या है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। बाय रीडिंग द प्रियम्बल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन वन कैन अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ कंट्री। ये मैंने पहले ही समझा दिया। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप किसी संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उससे आप ये समझ जाएंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रहा है, आखिर वह क्या समझाना चाहता है। उसका पूरा सारांश आपको प्रियम्बल में मिल जाएगा। देखिए प्रियम्बल को अब हम लोग वास्टली पढ़ेंगे, प्रियम्बल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा देश का प्रियम्बल क्या है। देखिए प्रियम्बल को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। देखिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, अब हम लोग पूरे प्रस्तावना की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ अपना इंडिया, क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह किस पर बेस्ड है, वह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, देखिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग को बताना है, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक संविधान सभा में क्या लाया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। क्या लाया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो उसी में प्रियम्बल सम्मिलित था, उसी में प्रियम्बल आधारित था। तो प्रियम्बल किस पे आधारित है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। इसका मसौदा जो इसको तैयार किया गया था किसके द्वारा, पंडित नेहरू ने किया था। और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इट वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अडोप्टेड कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को, किसको, प्रियम्बल को अडोप्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका वन लाइन क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पे आधारित है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। देखिए इसको इनेक्ट कब किया गया, तो इनेक्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया। आई थिंक आप लोग पूरा समझ गए होंगे। देखिए मैं नोट्स, आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पीडीएफ में नोट्स बना दिया हूँ। इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान नो, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हो रहता है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया है क्या। देखिए हिंदी वाले बच्चों को भी लेकर मैं साथ में चल रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। देखिए प्रियम्बल है क्या, यहाँ समझते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडिया से आखिर भारत की प्रस्तावना कहती क्या है। देखिए हम लोग पूरे पॉइंट को
एकदम अच्छी तरह से समझेंगे। इसको आप लोग को याद तो यहाँ पे मैं खुद करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे पहला लाइन क्या है, देखिए लाइन बाय लाइन समझेंगे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजोल्व टू कंस्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सोवरेन। देखिए हम लोग पहले यहाँ तक समझेंगे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, देखिए वी मीन्स हम, द पीपुल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग। देखिए ये जो प्रियम्बल है लिया कहाँ से गया है, बोरोड कहाँ से किया गया है, पहले मैं थोड़ा समझा रहा हूँ टर्म। कहाँ से लिया गया, यूएसए से। तो हम लोग इसे कहाँ से अपनाया है, यूएसए से। जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल पढ़ेंगे तो लिखा वी द पीपल ऑफ यूएसए, तो हम लोग बोरो क्या कर लिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हैविंग सोलेमनी रिजोल्व टू एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न टू कंस्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सोवरेन। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो यहाँ पे हिंदी वाले बता सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे भी 3 टर्म है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। तो अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी, हम भारत के लोग हैं, हमें निष्ठापूर्वक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजोल्व करने के लिए इंडिया को सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट मीन्स सामाजिक, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यहां तक आप लोग समझ होंगे। देखिए सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब देखिए सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, यहाँ पे 3 टर्म है। देखिए सोवरेन का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए सोवरेन का मतलब, देखिए पहले क्या था, जो अंग्रेज थे वो किसी भी देश को आजाद करते थे तो 2 ऑफर थे, हम आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, एक सोवरेन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मीन्स हम आपको फिजिकली तौर पर छोड़ देंगे, हम आपके यहाँ से आर्मी हटा देंगे, हमारे लोग हटा देंगे। लेकिन सोवरेन स्टेटस देने पे क्या होता था कि आपके यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन होगा आपके अनुसार चलेगा, लेकिन जो इसको पास करना रहेगा आपको इंग्लैंड की संसद से भी पास करानी होगी। तो देखिए इंडिया डोमिनियन स्टेटस 1947 में ले लिया, लेकिन सोवरेन कब बना, 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत के पास संविधान आया था, अपना रूल रेगुलेशन आया था, इंडिपेंडेंट इसके पास रूल था। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है कि आपके पास इंडिपेंडेंट रूल हो, आपके ऊपर किसी भी कंट्री का ऑथोरिटी ना हो, आप अपना रूल खुद से हैंडल कर रहे हो, आप अपने कंट्री को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन ला सारे के सारे आपके द्वारा तय किया जा रहा हो। तो सोवरेन का मतलब समझ गए होंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आप लोग को आगे मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं सारे टर्म को ब्रॉड रूप से समझाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी शॉर्ट में चल रहे हैं। आगे सोवरेन का पूरा व्याख्या रहेगा, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, उसके बारे में सारे के सारे चीज समझाए जाएंगे। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो हम क्या करना है, सारे के सारे जो राइट हैं और सारे उसको सिक्योर करना है, और लोगों को, जो हम भारत के लोग हैं, अपने आप को, और जो आप हैं, हम हैं, जो हमारे लोग हैं, सारे के सारे को सिक्योर करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देखिए जस्टिस फॉर, जस्टिस हमें प्रोवाइड करना है, क्या करना है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जस्टिस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है जस्टिस प्रोवाइड करता है, ऑप्शन में सोशल दे देगा, इकोनॉमिक दे देगा, पॉलिटिकल दे देगा, एक और ऑप्शन दे देगा। तो आपको जब ये याद रहेगा कि जस्टिस हमको किस चीज के लिए मिलता है, तभी तो आप वहां पे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है का प्रियम्बल है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड करता है, सोशल, इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल। देखिए सोशल
पहले जस्टिस किस तरह के, आखिर जस्टिस दे रहा है इसका मतलब समझते हैं, आखिर सोशल जस्टिस किस तरह से। मान लीजिए देखिए सोशली रूप से कोई बैकवर्ड है, ठीक है, कोई SC ST, कोई OBC, कोई अन्य तरह के लोग सरवाइव करते हैं, तो देखिए उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या कहीं पे भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। या इकोनॉमिक अगर किसी के साथ प्रताड़ना किया जा रहा है तो उसके लिए भी जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। एवं पॉलिटिकली रूप से भी किसी के ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है तो उसे भी आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर किसी भी तरह के किसी के साथ अन्याय हो रहा है, सोशली रूप से, इकोनॉमिकली रूप से, पॉलिटिकली रूप से, देखिए सारे के सारे टर्म हम लोग आगे समझेंगे ब्रॉड रूप से, तो उसके लिए जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी में देखिए हमें न्याय मिलेगा, जस्टिस मीन्स न्याय, सोशल सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, तो सब तरह के हमें न्याय मिलेगा। सोशली रूप से आपके साथ कुछ किया जा रहा है, आर्थिक रूप से आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से आपके साथ कुछ राजनीतिक किया जा रहा है, कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो आपको कोई भी राजनीतिक पावर है आपको नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपके साथ न्याय किया जाएगा। ये हमारा कौन सा बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो नेक्स्ट आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ, वर्शिप, यहाँ पे 5 चीज मेंशन है, 5 वर्ड। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, वन टर्म में क्या समझते हैं, आजादी, हमें फ्री किया जाता है, लिबर्टी दिया जाता है। थॉट, अपना थॉट रखने का, अपना एक्सप्रेशन, अपना कोई भी बातचीत रखने का, कोई भी तरह का विश्वास करने का, किसी भी तरह का फैथ का, किसी भी तरह की पूजा अर्चना करने का, वर्शिप करने का, तो हमें लिबर्टी दी जाती है थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फैथ का, वर्शिप का। हिंदी वाले बच्चों के लिए देखिए हमें स्वतंत्रता दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, आप किसी भी तरह के विचारधारा रख सकते हैं। ये ऐसा विचारधारा नहीं कि किसी भी तरह की, मतलब कि आपके ऊपर रोक भी दे सकता है। अगर आप देश को तोड़ने की विचारधारा रखते हैं, अगर आप देश को बहकाने की विचारधारा, देश के लोगों को, तो वो विचारधारा आपको नहीं माना जाएगा। आप वैसा रख सकते हैं विचारधारा जो संविधान को वायलेशन नहीं करता है, तो आपको विचारधारा की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको विश्वास की आजादी है, आपको अपने धर्म के लिए उपासना की आजादी है, तो आपको सब तरह की आजादी दी गई है। देखिए ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट वगैरह पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आगे। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप लोग आखिर समझ गए होंगे स्वतंत्रता किस चीज के दिया गया है। आपको देखिए इस अभी आप लोग को पूरी तरह समझ जाना है, उसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए हम आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, इक्वलिटी, आपको साथ इक्वलिटी किया जाएगा, किसके लिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखिए 3 टर्म समझना है। इक्वलिटी मीन समानता, आप लोग समझ रहे होंगे, समानता दिया जाएगा, बराबरी का हक दिया जाएगा, किसके लिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकाल रहा है, ठीक है, कोई जॉब खाली है, ठीक है, उसके लिए कोई वैकेंसी निकाल रहा है, वहां पे आप फॉर्म फिलअप किए, तो आपको वहां पे समानता दिया जाएगा, आपको सिलेक्शन में वहां पे समानता दिया जाएगा, वहां पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपके पास मन में क्वेश्चन आएगा, सर हम तो जब फॉर्म भरते हैं OBC वाले बच्चे को कम मार्क्स लाने पड़ता है, हम जनरल वाले बच्चे हमें ज्यादा लाना पड़ता है, जो SC ST के हैं उन्हें और कम लाना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या इक्वलिटी है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का। देखिए इसे भी संविधान में मेंशन किया गया है, SC ST OBC को वहां पे अपॉर्चुनिटी इसलिए दिया गया है ताकि वो पिछड़े लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, सब पर विचार कर रहे हैं, सब पर अध्ययन कर रहे हैं थोड़े बहुत कि किस तरह से क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। आगे हम लोग सारे चीज ब्रॉड रूप से पढ़ेंगे। एंड देखिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हिंदी वाले बच्चों के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो समता प्रोवाइड करता है, समता मीन समानता,
प्रतिष्ठा और अवसर की। तो देखिए नेक्स्ट है एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। देखिए ये सब सारे चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है, जस्टिस दिया गया है, लिबर्टी दिया गया है, इक्वलिटी दिया गया है, इसे प्रमोट करना है एमंग देम ऑल। एंड फटर्निटी, फटर्निटी मीन्स भाईचारा, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. देखिए हमें भाईचारा बनाए रखना है एवं यूनिटी, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। यही बताता है कि हमें भाईचारा बनाए रखना है एवं देश की यूनिटी मीन्स एकता, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इसको हाईलाइट किया गया है, तो इसे मैं बताऊंगा कि हाईलाइट क्यों मैंने किया है। देखिए हिंदी वाले बच्चों के लिए प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता मीन्स भाईचारा, तो मैंने यही कहा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बनाए रखने के लिए एवं भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, देखिए ये सब जो बात कौन बोल रहा था वहां पे, जब 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को जब इनेक्ट किया गया था, उस समय बोला गया था, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, आज मतलब आप लोग जिस दिन पढ़ रहे उस दिन मत सोचिएगा, आज तारीख मतलब उस दिन 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि उस दिन इनेक्ट किया गया था, पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दैट मीन्स इसे अडॉप्ट किया जाता है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो हम लोग इस Constitution को 26 नवंबर 1949 को क्या किए थे, अंगीकृत किए थे, अडॉप्ट किए थे, इनेक्ट किए थे इस प्रियम्बल को। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग वन लिनियर पूरी तरह से पढ़े। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? संविधान ऑफ यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी वाले बच्चे को लिए देखिए, वहां तक समझ गए होंगे। देखिए आप लोग पूरा समझ गए। देखिए हिंदी वाले बच्चों को मैं बताता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है, जो कहां से अडॉप्ट किया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका का संविधान से। देखिए अब एक बड़ी बात है, देखिए एक वन लिनियर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिर जो प्रियम्बल है उसमें कभी देखिए अमेंडमेंट किया गया है? हम लोग अमेंडमेंट के बारे में पढ़े, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, जो कि 2/3 मेजोरिटी से किया जाता है, उसको कोर्ट के द्वारा वेरीफाई भी किया जा सकता है, रिव्यू भी किया जा सकता है। तो क्या सर कभी भी प्रियम्बल में कभी भी अमेंडमेंट हुआ है, कहीं भी संशोधन हुआ है? तो हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रियम्बल में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार। तो आखिर सर कब हुआ है? तो प्रियम्बल में मात्र एक बार 1976 में हुआ है। कब हुआ संशोधन? 1976 में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया था, जब भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द, देखिए वहां पे हाईलाइट किया गया था ना ब्लू से, इसलिए कि 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो जो 1976 के पहले जो संविधान था, संविधान का जो प्रस्तावना था, उसमें न तो समाजवादी था और ना ही अखंडता था। तो ये सब तीनों वर्ड 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए संविधान संशोधन क्या होता है, कैसे होता है एवं 42वां क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ
मैं अवॉइड करके नहीं चलूंगा। देखिए 42वां जो कोई संविधान संशोधन हुआ था, जो कि राष्ट्र, देखिए पहले संविधान संशोधन होता है वो लोकसभा से पारित होता है, लोकसभा सुने होंगे आप लोग, उसके बाद राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है। जब प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है तो जो बिल होता है वो अधिनियम एक्ट में बदल जाता है। पहले तो बिल होता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो एक्ट में बदल जाता है। तो जो इंडिया में अभी जो जब तक ये संशोधन हुआ था 1976 वाला, यह कैवा था, 42वां एक्ट था। आखिर आप लोग समझ गए होंगे। अब इंग्लिश में, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज वंस अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो कब एक बार किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए 1976 में जब किया गया था, इस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसमें प्रीएम्बल में मात्र एक बार संशोधन किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। व्हेन 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, हिंदी वाले बच्चों के लिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। देखिए हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी सारे आपको याद हो जाएंगे। तो 3 वर्ड कौन से जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वाज एडेड टू द प्रीएम्बल। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट केस है, पहले हम लोग प्रीएम्बल क्या होता है वो देखें, प्रीएम्बल में क्या मेंशन है वो देखें, उसके बाद प्रीएम्बल से रिलेटेड एक केस देखें। अब नहीं, केस नहीं देखे, कब एक संशोधन हुआ था सो देखें। अब एक क्या देखेंगे हम लोग, प्रीएम्बल में के लिए जो एक केस हुआ था, एक इंपॉर्टेंट केस है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए वन इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए हिंदी वाले बच्चे के लिए प्रस्तावना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला। देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वन डे एग्जाम के लिए केस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो ये केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सा एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इस केस के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए ये कौन सा केस है? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो ये फेमस केस है, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो देखिए यह केस प्रीएम्बल के लिए हुआ था। किसके लिए था? प्रीएम्बल। आखिर इसमें क्या था सर? आखिर इसमें किस लिए यह फेमस है? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। देखिए केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में यह डिस्कस किया गया था। जो प्रीएम्बल है, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या सिर्फ पहला पेज है? तो यह केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला ने क्लेरिफाई किया था कि जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पहला पेज तो है ही, मैंने पहले बता दिया पहला पेज तो है ही, साथ में यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। क्या है? यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का भाग भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ पार्ट है, सर ने पढ़ाया था ज्ञान नौ पे। तो आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा, आखिर ये किस केस में कहा गया एक प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो मेरे पास प्रूफ है, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में, केरला जो केस हुआ था उसमें कहा गया था जो प्रस्तावना है वह क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? संविधान का पार्ट है। आखिर यह केस कब हुआ था ये भी पूछेगा। तो यह केस 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। इस केस की सारी बातें मैंने बता दिया। तो अब हिंदी वाले बच्चे के लिए आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ये सारा का सारा बात यही लिखा गया है। देखिए प्रस्तावना से जुड़ा एक केस है, केशवानंद भारती केस। देखिए यह केस प्रीएम्बल के लिए हुआ था। यह केस 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। यह केस बताया था कि प्रस्तावना है जो संविधान का पहला पेज के साथ साथ यह संविधान का पार्ट भी है। क्या है? संविधान का एक पार्ट भी है। एवं चौथा बात, देखिए यह इसलिए भी फेमस है कि केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेज इस केस को सुनने के लिए बैठे थे। तो कितना? 13 जज हाईएस्ट
13 जज इस केस पर सुनवाई करने के लिए बैठे थे। तो आज तक, जो आज 2020 है, तो उस दिन से लेकर 2020 तक हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेज अगर कोई केस को सुनने के लिए बैठे हैं तो किसमें, या हाईएस्ट नंबर ऑफ के जजेज का जो बेंच होता है, जो केस की सुनवाई करने के लिए बेंच बनता है, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेज किसमें थे, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में 1973 में कितने थे, 13 जजेज थे। कितने थे, 13 जजेज की बेंच थी, जिसने कहा था कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इस संविधान का पार्ट है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और कहा था कि जो प्रस्तावना है उसको तो चेंज कर सकती है संसद, उसको तो संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसके बेसिक लॉ, जो बेसिक होते हैं, बेसिक लॉ होती है, उसको, बेसिक ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो प्रियम्बल का, उसे संसद अमेंड नहीं कर सकती है। ये भी इसी केस में कहा गया था कि संविधान के पास इसको अमेंड करने का तो पावर है, लेकिन कभी भी इसके बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती है, कभी भी इसको संविधान इसके संशोधन नहीं कर सकती है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख कर पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगा, अब पूरी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरिफाई करने का कोशिश करूँगा। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।